नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं विज़न मैगज़ीन अक्टूबर मंथ की थी, जिसमें हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। पहला हमने पॉलिटिकल कंप्लीट कर लिया था, दूसरा हमने साइंस टेक कंप्लीट किया था, तीसरा हमने कंप्लीट किया था एनवायरनमेंट। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन बनने के चांसेस अब 2019-18 के बाद से आप देखेंगे ट्रेंड बढ़ गया है कि पहला वो रहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी से, क्योंकि संस्थाओं से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो, और साथ ही साथ उसमें आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका सोशल इश्यू से, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनसे। तो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना ये सामाजिक मुद्दे जो विजन मैगजीन में इस मंथ दिया हुआ था अक्टूबर मंथ के। चलिए, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सजेशन, कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट जरूर करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज। सोशल इशू। LGBTQAI प्लस के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो फैसला दिया था वो 2018 में दिया हुआ था, 18-19 के लगभग में। उसी को फिर से एक बार और पुनर्लोकन करने के लिए फिर से LGBTQ पे जो है एक बार और फैसला आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने सुप्रियो सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। याद रखिएगा, क्या किया है? जो समलैंगिक व्यक्ति होते हैं उनके बीच विवाह के कानूनी मान्यताओं से इनकार कर दिया है। याद रखिएगा, इनकार कर दिया है। अभी इनके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। अब कुछ शब्दावलियां देख लेते तो उसके बाद इसको पढ़ेंगे कि पता रहे पहले इसका है। पहला है सिविल यूनियन। दरअसल एक प्रकार दरअसल यह एक प्रकार का कानून, एक प्रकार का कानूनी दर्जा है। सिविल यूनियन जो है, यूनियन, ये एक कानूनी दर्जा है जो मुख्यतः उन न्याय क्षेत्रों या देशों में समलैंगिक जोड़ों को दिया जाता है जहां उन्हें कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं मिलती है। मतलब कि उनको गरिमामय जीवन, जो एलजीबीटी समुदाय के होते हैं उनके गरिमामय जीवन की तो अनुमति दी जाती है उसे सिविल यूनियन के तहत, लेकिन उनको जो वैवाहिक जीवन में कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं मिलती है। जैसे एक दंपतियों को मिलती है, एक पुरुष और स्त्री को मिलती है कानूनी वैधता, वैसे एलजीबीटी समुदाय को नहीं मिलती है। और किसके तहत होता है? वो सिविल यूनियन के तहत। याद रखिए, ये समलैंगिक लिखा हुआ है, इधर समलैंगिक जोड़ों को दिया जाता है कि उन्हें मुख्य न्याय तो दिया जाता है लेकिन कानूनी वैवाहिक का अधिकार नहीं दिया जाता। यह मूल रूप से समलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देने और अपूर्ण न्याय के बीच की स्थिति है। मतलब उनको मतलब कि हम न्याय तो देंगे लेकिन जो वैवाहिक जीवन का जो कानूनी रूप से उनको न्याय नहीं मिलेगा। सिविल यूनियन को विवाहित जोड़ों के समान ही अधिकार मिलते हैं। इससे पहले 1999 में अमेरिका के वोमेटर राज्य में कानूनी दर्जा दिया गया था। सिविल यूनियन को विवाहित जोड़ों के समान ही अधिकार मिलते हैं। इस शब्द में जो होता है वो, आपको अधिकार तो रहेंगे कि आपको वो समान जोड़ों के अधिकार के बराबर मिलेगा, लेकिन जो आपका कानूनी विवाह होता है उसके लिए मान्यता नहीं है, यहाँ वो कहना चाह रहा है। अब आप समझ गए होंगे सिविल यूनियन का मतलब क्या है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। कई याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1959 के प्रावधान को चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि उक्त कानून गैर विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देता है। मतलब कि जो इन याचिकाओं के अंतर्गत ये कहा गया है कि कानून गैर विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देता है। इनके तहत नहीं देता है, वह नहीं देता है। आप देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम 1959। ये तीनों विवाहों का जो अधिनियम है और उनके साथ जो वर्ष है वो हो सकता है प्रीलिम्स में मैचिंग के लिए दे दिया जाए कि इस तरफ विवाह अधिनियम दे दिया जाए, एक तरफ वर्ष दे दिया जाए।
और बोल दे कि इसमें से कौन-सा सही है, तीनों में या बोल दे उपयुक्त में से कि कौन-सा सही है। ऑप्शन बना दे केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त तीनों। इस तरह का ऑप्शन जैसे यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में बनाया गया था, उस तरह का ऑप्शन बनाने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। विवाहों के मुद्दे पर अदालत ने न्यायिक संयम बरतते हुए इस नीतिगत मामला बताया। जो विवाह का यह मुद्दा था, इसे न्यायालय ने कैसे बताया? ये नीतिगत मामला बताया और इस संबंध में निर्णय लेने के कार्य स्पष्ट रूप से विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया। यानी विधायिका और कार्यपालिका जो कानून बनाएगी, उस कानून को अगर हम देखेंगे, अगर वह मानवीय गरिमा के पर्याय कानून होगा तो उसको हम निरस्त करेंगे। अदरवाइज़ समाज के संचालन में जो नीतिगत मामले होंगे, उनका जो निर्णय लेगी वो विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ा गया है। हालाँकि सभी 5 न्यायाधीशों ने समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन वो टियर टियर जोड़ों के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सिविल यूनियन का दर्जा देने पर एकमत नहीं है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जो 5 न्यायाधीश की बेंच बनाई गई थी, मिनिमम 3 या 5 न्यायाधीश की बेंच बनती है, उसमें समलैंगिक जोड़ों के साथ हो रहे जो भेदभाव हो रहे हैं, उनके लिए सभी सहमत हैं कि हाँ, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन सिविल यूनियन के तहत सभी का मत एक जैसा नहीं था। सिविल यूनियन क्या था कि वह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह होते हैं, उनको जो है समलैंगिक व्यक्तियों के लिए लागू नहीं कराता है, सिविल यूनियन लागू नहीं कराता है। 3 न्यायाधीशों के बहुमत से इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे विवाह को पूरी कानूनी स्वीकृति केवल अधिनियमित कानून के ज़रिए ही होनी चाहिए। मतलब कि जो न्यायालय ने ये कहा कि अगर विधायिका या कार्यपालिका कानून बनाकर उन्हें संरक्षण देना चाहती है या समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को कानूनी मान्यता देना चाहती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले सरकार को, संसद को उनके प्रति कानून बनाना पड़ेगा, यानी कि उन्हें जो है क्या करना पड़ेगा, उन्हें कानूनी रूप से केवल अधिनियमित कानून के ज़रिए ही ये मान्यता प्राप्त होगी, ये कहा गया है। अब है एलजीबीटीक्यूआईए प्लस के अधिकार, याचिकाकर्ताओं की दलील और न्यायालय का फैसला देख लेते हैं। मुद्दा, याचिकाकर्ता कौन थे, न्यायालय का निर्णय क्या थे और असहमतिपूर्ण राय क्या है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार, विवाह करने का अधिकार। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनके विवाह करने का अधिकार क्या है? मनपसंद व्यक्तियों से विवाह करने का मौलिक अधिकार संविधान में दिए गया है। यह न केवल यह अधिकार न मिल पाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। यदि न्यायालय उसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है तो इस अधिकार की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। और न्यायालय का निर्णय क्या था? न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि भारत में विवाह करने का कोई मौलिक या स्पष्ट अधिकार नहीं है। कानूनी ढांचे कानूनी ढांचे के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। यानी कि हम देखेंगे मौलिक ढांचे की संकल्पना देखा जाए तो उसमें ट्रांसजेंडरों को विवाह करने का अधिकार है। प्रिय जोड़े के लिए सिविल यूनियन के प्रवेश का अधिकार। प्रिय जोड़े के लिए यह प्रिय जोड़े के लिए एक सिविल यूनियन की मान्यता है। न्यायालय प्रिय जोड़ों के लिए सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने मतलब इन लोगों के लिए सिविल यूनियन का वो जो दर्जा है वो प्रदान नहीं किया है। सिविल यूनियन की मान्यता की मांग की गई है ताकि उन्हें यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रिय जोड़े को भी विवाह प्राप्त करने का लाभ मिले।
अगला उनको विवाह करने का लाभ मिले। रंग मिलाप करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के दायरे में आता है। इसी यूनियन में प्रवेश का अधिकार सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो न्यायालय का निर्णय था उसमें एक और निर्णय था, सरकार ऐसे यूनियनों से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या देख लेते हैं। जेंडर विशेष शब्द जैसे कि पति, पत्नी को अधिक समावेशी शब्द पार्टी या स्पाउस से प्रतिस्थापित करना है। विशेष विवाह अधिनियम क्लियर विवाहों की अनुमति न देकर अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 का उल्लंघन करता है। यानी कि समानता का उल्लंघन करता है। हाँ, कानून के समझ समता का उल्लंघन करता है। हाँ, हमारी मौलिक जो कहते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसका अभियोग करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। और विवाह जो 25 है कि हम किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, ये हमारे स्पेसिफिक मामला है, उसका उल्लंघन करता है। अब न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया वो देख लेते हैं। न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम को जेंडर न्यूट्रल तरीके से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह की कार्यवाही विधायी क्षेत्रों का अतिक्रमण करेगी और अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव डाल सकेगी। अब विशेष विवाह अधिनियम में संविधान के मान्यता संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के बावजूद भी असंवैधानिक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि 1954 में अधिनियमित करते समय विशेष विवाह अधिनियम प्राथमिक उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के व्यक्ति, विशेष रूप से विषम लैंगिक जोड़ों के विवाह के बीच विवाह की को सुविधा बनाना था। अब गैर विषम लैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश अविवाहित जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं। ये दिशा निर्देश उन क्रिया जोड़ों के लिए भेदभाव है जो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय का निर्णय क्या है? न्यायालय ने CARA द्वारा क्रिया जोड़ों पर गोद लेने से लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक, विनाशकारी और असामान्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका समाधान केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती है। और इसके लिए जो दिए गए हमारे अ, असहमतिपूर्ण राय थी वो देख लेते हैं। ये दिशा निर्देश पीरियड समुदाय के साथ भेदभाव करता है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। वैवाहिक शब्दों को हटाते हुए इसमें विवाह, विवाहिक और अवैवाहिक जोड़ों के साथ कैरियर जोड़े भी शामिल किए जाते चाहिए, जिसमें से वे संयुक्त रूप से एक बच्चा गोद ले सकते हैं। अब न्यायालय के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। न्यायालय ने इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष कानून तक सीमित रखा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि यह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर चर्चा नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय LGBTQIA+ विवाहों को कवर करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की व्याख्या करता है, तो उससे दत्तक ग्रहण, अभिभावकता और विरासत से संबंधित उन अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जो वर्तमान में विषम लैंगिक जोड़ों के लिए उपलब्ध हैं। अब देख लेते हैं, न्यायिक संयम देख लेते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संयम
को दर्शाता है, जिसमें उसने मौलिक अधिकारों को विकसित करने, गारंटी देने और लागू करने से बचते हुए विधायिका की भूमिका निभाने से परहेज किया है। विवाह से संबंधित कानूनी अनुच्छेद 245 और 246 तथा समवर्ती सूची में प्रविष्ट 5 के तहत विधायिका के दायरे में आते हैं। असहमतिपूर्ण राय और पहलू। इस पहल के कई पहलू LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों पर भविष्य में विचार विमर्श और चर्चा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उदाहरण के लिए क्वीयरनेस या समलैंगिक एक शहरी कुलीन अवधारणा या अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। समलैंगिक व्यक्तियों के साथ हिंसा और भेदभाव की रोकथाम। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिया समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सरकार और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में गौरतलब गैर भेदभाव जन जागरूकता, क्रिया समुदाय के लिए हेल्पलाइन, सुरक्षा घर और अंतरलिंगिक यानी कि इंटरसेक्स बच्चों की सुरक्षा शामिल है। पुलिस को दिए गए पुलिस को दिए गए विशिष्ट निर्देशों में उत्पीड़न उत्पीड़न न करना, चयन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की सुरक्षा, हिंसा से सुरक्षा और प्रारंभिक या जांच करना शामिल है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। इस निर्णय पर LGBTQIA+ समुदाय को उनके लोगों के अधिकारों, विशेष रूप से विवाह और गोद लेने के संबंध में निराश किया है। फिर भी केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आश्वासन समानता के संघर्ष में एक आशा की किरण होता है। अब LGBTQIA+ के अधिकारों को मान्यता देने संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है? 2014 में नालसा बनाम भारत संघवाद नॉन बाइनरी समुदायों को अपनी लैंगिक पहचान बताने का संवैधानिक अधिकार है। इस तरह के नॉन बाइनरी समुदाय को मान्यता दी गई है। 2018 में ये केस याद रखिएगा, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद समलैंगिकता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। याद रखिएगा 377 जो धारा है वो याद रखिएगा। 377 जो धारा अनुच्छेद नहीं धारा याद रखिएगा। ये समलैंगिक जो लोग थे उनके संबंध को पहले भारतीय दंड संहिता जो IPC थी उसमें कानूनी अपराध मानता था, लेकिन नवतेज सिंह सिद्धू बनाम भारत संघवाद 2018 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। फिर 2017 का समय देखेंगे आप, न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में ये कहा गया था, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की अभिव्यक्ति और सुरक्षा को निजता के मूल अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता दी गई है। अब 2019 का देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। दुनिया भर में LGBTQIA+ अधिकार क्या है? वर्तमान में 130 देश से अधिक देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नीदरलैंड 2021 में समलैंगिक विवाहों को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बना। ये एक टॉपिक याद रखिएगा। इस देश का नाम जिसका नाम है नीदरलैंड, इसका नाम है आप देखेंगे नीदरलैंड, इसने समलैंगिक विवाहों को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बना। वहीं भारत अभी तक समलैंगिक विवाहों को वैधता नहीं दिया है और न्यायालय ने ये बोला है कि विधायिका उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान करे। सबसे पहले किस देश ने दिया? नीदरलैंड। याद रखिएगा नीदरलैंड। वर्तमान में दुनिया भर में 30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी जा चुकी है, परंतु उसमें अभी भारत शामिल नहीं है 30 देशों में। सर्वप्रथम आपको देखेंगे तो वो नीदरलैंड ने 2001 में दिया था
और अभी तक वर्तमान में 130 देशों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दे दी है। अब आएगा जातिगत जनगणना। वर्तमान समय में सबसे ज्वलित मुद्दे के रूप में यह देखा जा रहा है जातिगत जनगणना, क्योंकि जब से बिहार ने जातिगत जनगणना को जनता के समक्ष रखा है, तब से राजनीति के सारे समीकरण, सारे मुद्दे पलट गए हैं, जिसके कारण जाति जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दा बन गया है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सेकंड टॉपिक दिया हुआ है, इसमें है जाति जनगणना। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने राज्यों के लिए किए गए जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि राज्य विधानमंडल ने यह सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। अन्य तथ्य देख लेते हैं। बिहार राज्य सरकार ने कहा है कि यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से जनगणना नहीं है, बल्कि जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित एक सामाजिक सर्वेक्षण है। तो यह कैसा है? ये एक सामाजिक सर्वेक्षण है और यह कोई जनगणना नहीं है, क्योंकि जनगणना का जो विषय होता है वो केंद्र का विषय होता है, बल्कि यह जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित है, मतलब कि जो जातियां हैं उन पर केंद्रित है। यह जनगणना नहीं है और ये जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित है। दूसरा, यह सामाजिक सर्वेक्षण है, मतलब कि समाज में एक सर्वे करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकला है वो ये है। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के बाद राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि सहित कई अन्य राज्य भी जाति सर्वेक्षण कर रहे हैं या इसकी योजना बना रहे हैं। मतलब कि बिहार के जातीय जनगणना को प्रस्तुत करने के बाद राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि कई राज्य जो है इस विषय में कार्य करने की योजना बना रहे हैं। अब देख लेते हैं जाति जनगणना। भारत में जाति व्यवस्था देख लेते हैं। जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था है। परिभाषा के अनुसार जाति एक बंद समाज व्यवस्था है, जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर तय होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? बंद समाज ऐसा समाज जो बहुत ज्यादा गुटों में रहता हो और दूसरों समाज से अलगाव भर व्यवस्था हो, वो बंद समाज की व्यवस्था में आता है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म के आधार पर ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए किसी योग्यता या किसी परीक्षाओं को नहीं देना पड़ता है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म से ही तय कर दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जाति एक ऐसी जाति है जो कभी नहीं जाती। अब प्रश्न है अब उसके आगे का है व्याख्या। जाति व्यवस्था के कई मूल नियम जातियों को मिश्रण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि जाति व्यवस्था में कई मूल नियम जातियों के मिश्रण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि जाति मिश्रण ना हो पाए तो हमेशा पंडित का लड़का पंडित से शादी करेगा और किसी ओबीसी समुदाय का व्यक्ति ओबीसी समुदाय से करेगा। इस तरह की इसमें व्याख्या की गई है।